Hello everyone, in this video I am going to explain architecture of Pentium processor। तो आइए पढ़ते हैं Pentium का ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम है Pentium प्रोसेसर का, जिसके की बहुत सारे फंक्शनल यूनिट्स है। आप देख सकते हैं बस यूनिट, पेजिंग यूनिट, कंट्रोल रॉम, प्रीफ्रेज बफर, एग्जीक्यूशन यूनिट है, कोड कैशे है, डेटा कैशे है, इंस्ट्रक्शन डिकोड है, ब्रांच टारगेट बफर है, डुअल प्रोसेसिंग यूनिट है और एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है। तो इस सब को हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बस यूनिट से। आप देख सकते हो ब्लॉक डायग्राम पे यहाँ पे होता है बस यूनिट। बस यूनिट में है एक्सटर्नल डेटा बस साइज है 64 बिट का डेटा बस, यानी एक टाइम पे ये 64 बिट का डेटा रीड या राइट कर सकता है। एड्रेस बस साइज है 32 बिट का। एड्रेस बस हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है और डेटा बस ये बाई डायरेक्शनल होता है। The bus unit sends control signal and fetches code and data from external memory and input-output devices। बस यूनिट का काम क्या है? तो जो भी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, वहां से डेटा रीड या राइट करना। डेटा रीडिंग में डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होता है? रीड ऑपरेशन में हमेशा डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, यानी मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से बस यूनिट में जाएगा, और राइट ऑपरेशन में डेटा बस यूनिट से पेरिफेरल डिवाइसेस में जाता है। तो क्या काम है बस यूनिट का? सबसे पहले ये कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है। अगर डेटा रीड राइट करना है मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से तो ये पहले ये कंट्रोल बस, ये आप देख सकते हैं कंट्रोल बस, तो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है और दोनों को कंट्रोल सिग्नल मेमोरी को भी जाएगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस को भी जाएगा, और एड्रेस सेंड करता है 32 बिट का एड्रेस। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस को इसने एड्रेस सेंड किया है तो डेटा फ्लो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस और बस यूनिट के बीच में। बाय डायरेक्शनल होता है डेटा, इसलिए मैंने दोनों डायरेक्शन में दिखाया है। उसी तरह से मेमोरी से अगर इसको कोड, मेमोरी में क्या स्टोर होता है? तो प्रोग्राम कोड होता है या डेटा होता है। अगर मेमोरी से उसको कोड या डेटा रिसीव करना है, रीड करना है या उसमें राइट करना है, तो ये पहले एड्रेस भेजेगा मेमोरी को। ये पहले इस तरह से 32 बिट का एड्रेस भेजेगा और फिर वहां से कोड या डेटा फ्लो होगा। रीड ऑपरेशन में डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और राइट ऑपरेशन में डेटा इस डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ये है बस यूनिट। पेजिंग यूनिट क्या करता है? तो पेजिंग यूनिट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है पेजिंग यूनिट। पेजिंग यूनिट का काम क्या है? तो ये ऑप्शनल एक्सटेंशन, यानी अगर आपको मेमोरी का एक्सटेंशन चाहिए तो एक ऑप्शनल एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है 2 to 4 मेगाबाइट पेज साइज। दूसरा है, आप देख सकते हो कोड कैश एंड बीटीबी। बीटीबी स्टैंड्स फॉर ब्रांच टारगेट बफर। तो इसमें जो है ये जो ब्रांच टारगेट बफर है, कोड कैशे और प्रीफेज बफर, ये एक साथ काम करेंगे एक दूसरे के लिए। यानी क्या? तो इन ऑर्डर टू लोड इंस्ट्रक्शन इनटू एग्जीक्यूशन यूनिट। अब कोड कैशे में क्या है? तो इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन कोड कैशे को एग्जीक्यूशन यूनिट में ट्रांसफर करनी है फॉर एग्जीक्यूशन। तो उसके लिए अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन यूनिट में सेंड करना है तो कोड कैशे, ब्रांच टारगेट बफर और प्रीफेज बफर एक साथ काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? तो ब्रांच टारगेट बफर का काम क्या है? इट कन्वर्ट्स लीनियर एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। तो इसका क्या काम है कि लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है। क्यों? कौन सा एड्रेस? तो इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस। इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर है? तो कोड कैशे में स्टोर है या मेमोरी में स्टोर है। अब कोड कैशे क्या करता है? तो कोड कैशे होल्ड्स इंस्ट्रक्शन। कोड कैशे क्या कर रहा है? तो इंस्ट्रक्शंस होल्ड कर रहा है, और कोड कैशे सेंड्स इंस्ट्रक्शंस टू प्रीफेज बफर। यहाँ पे क्या है? प्रीफेज बफर है। इसका काम है, पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है, यहाँ से प्रीफेज बफर्स में इंस्ट्रक्शंस जाएगी। अब प्रीफेज बफर क्या है? तो देयर इज अ पेयर ऑफ प्रीफेज बफर्स, यानी दो प्रीफेज बफर्स होते हैं और हर एक का साइज है 32 बिट। एज नेम सजेस्ट इट इज प्रीफेज, यानी इंस्ट्रक्शन को पहले ही ला के रखता है। जैसे 8086 माइक्रो प्रोसेसर में क्यू था, जिसमें कि प्रोसेसर क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से लाके क्यू में रख देता है और उसके बाद एग्जीक्यूशन यूनिट को सेंड करता है एग्जीक्यूशन के लिए। उसी तरह से पेंटियम प्रोसेसर में क्या है? प्रीफेज बफर्स है, जिसमें कि पेंटियम पहले ही इंस्ट्रक्शंस ला के रख देगा। कहाँ से आएगी इंस्ट्रक्शंस? तो कोड कैशे से आएगी, यानी मेमोरी से आ रहा है कोड कैशे में और कोड कैशे से जा रहा है प्रीफेज बफर में। प्रीफेज बफर का साइज क्या है? तो हर एक का साइज है 32 बाइट, यानी 32 बाइट एक साथ ये स्टोर कर सकता है।
कितने प्रीफेज बफर्स है? तो 2 प्रीफेज बफर्स है इसमें। बोथ बफर्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, दोनों भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट होंगे और एट ए टाइम ऑपरेट नहीं होते हैं। अब एक के बाद ये प्रीफेज बफर्स एक के बाद एक कैसे पिक्चर में आते हैं देखते हैं। तो वन ऑफ द प्रीफेज बफर स्टार्ट्स फेचिंग इंस्ट्रक्शंस इन द सीक्वेंशियल मैनर, यानी ये प्रीफेज बफर क्या कर रहा है? तो कोड कैशे में जो इंस्ट्रक्शंस है ये पहले एक वन बाय वन सीक्वेंस में लाके उसमें स्टोर कर रहा है। तो आप एग्जांपल देखिए, ये है कोड कैशे, सपोज दिस इज कोड कैशे जिसमें कि इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, इंस्ट्रक्शन बाइट 1 2 3 4 5 6। तो प्रीफेज बफर 1 है सपोज ये, तो ये क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो एक साथ लाके इसमें स्टोर कर देता है। सीक्वेंस में आ रही है इंस्ट्रक्शंस, अब सीक्वेंस में आ रही है, यहाँ से प्रीफेज बफर में जाएगी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होने के बाद इसने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया और उसके बाद इसको पता चला यहाँ पे जंप इंस्ट्रक्शन है। जंप इंस्ट्रक्शन बोल रहा है जंप टू इंस्ट्रक्शन 6, यानी इसका बोलना है कि 4 5 को अब एग्जीक्यूट नहीं करना है, 6 को एग्जीक्यूट करना है। यानी जो 4 और 5 फेच किया हुआ है अभी यूजलेस है, अब ये एग्जीक्यूशन यूनिट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर प्रीफेज बफर 1 से ट्रांसफर होगा एग्जीक्यूशन यूनिट में तो 4 और 5 भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ला चुका है 4 और 5। लेकिन एग्जीक्यूशन के बाद पता चला है कि ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं करना है और डायरेक्टली 6 को अभी एग्जीक्यूशन यूनिट में जाना चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। तो तब आता है प्रीफेज बफर 2 पिक्चर में। As soon as branch instruction is fetched by prefetch buffer, then BTB will check, यानी branch target buffer ये जो है ये चेक करेगा कि ब्रांच एड्रेस क्या है इसका, यानी इंस्ट्रक्शन 6 एग्जीक्यूट करनी है। अब इंस्ट्रक्शन 6 का एड्रेस क्या है ये कौन फाइंड आउट करता है? तो ब्रांच टारगेट बफर। मैंने बोला है ना आपको प्रीवियस स्लाइड में कि ये तो तीनों एक साथ काम करते। तो ब्रांच टारगेट बफर अब ये फाइंड आउट करेगा ये इंस्ट्रक्शन 6 कहाँ स्टोर की है, और उसके बाद क्या होगा कि अदर प्रीफेज बफर यानी प्रीफेज बफर 2 है वो पिक्चर में आ जाएगा। अब इसका काम क्या है, यहाँ पे कौन सी बाइट्स आएगी? तो ये जो जंप टू इंस्ट्रक्शन 6 है तो इसके बाद वाली अभी एग्जीक्यूट करनी है। तो इसके बाद जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है अब ये प्रीफेज बफर 2 में आके स्टोर हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन यूनिट में यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाएगी 6 से 7 8, तो प्रीफेज बफर 2 से जाएगी ना कि 1 से, क्योंकि 1 में क्या किया है सारी इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में लाके स्टोर कर दी है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। By doing so, branching instructions get simultaneously fetched and are read by decoding and execution unit. अब नेक्स्ट जो ब्लॉक है इसका वो है एग्जीक्यूशन यूनिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एग्जीक्यूशन यूनिट। द एग्जीक्यूशन यूनिट कंटेन्स 2 इंटीजर पाइपलाइन। यहाँ पे 2 इंटीजर की पाइपलाइन है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है यू पाइपलाइन एंड वी पाइपलाइन। यहाँ पे यानी एग्जीक्यूशन यूनिट में 2 अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स है जो कि 2 इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक को बोलेंगे यू पाइपलाइन और दूसरे को बोलेंगे वी पाइपलाइन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि पेंटियम क्या है, सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है। सुपर स्केलर आर्किटेक्चर क्या होता है कि अगर वो कोई भी प्रोसेसर 2 इंस्ट्रक्शंस एट ए टाइम एग्जीक्यूट कर सकता है या 2 से ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है साइमल्टेनियसली, तो उसे सुपर स्केलर आर्किटेक्चर बोलते हैं। और ये जो पेंटियम प्रोसेसर क्या है, तो ये सुपर स्केलर आर्किटेक्चर है। इसलिए यहाँ पे 2 अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स है, एक को बोलेंगे यू पाइप और एक को बोलेंगे वी पाइप। अब क्या होता है, जैसे हमने बोला यहाँ पे कोड कैशे था, कोड कैशे से इंस्ट्रक्शंस प्रीफेच बफर्स में आ जाती है। सो देयर आर 5 स्टेजेस इन विच पाइपलाइन ऑपरेट्स। 5 स्टेजेस में ये पाइपलाइन ऑपरेट होती है, जो यू पाइप और वी पाइप है। ये जो है हमें डिटेल में भी बाद में पढ़ना है, अभी शॉर्ट में बताती हूँ। अब ये 5 स्टेजेस क्या है, तो पहली है प्रीफेज। प्रीफेज यानी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कोड कैशे से आ जाएंगी प्रीफेज बफर्स में। अब प्रीफेज बफर जैसे कि अभी मैंने बताया कि 32 बाइट लेंथ है, तो 32 बाइट इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद वो जाएगी इंस्ट्रक्शन डिकोड में। इंस्ट्रक्शन डिकोड में 2 स्टेजेस है, डिकोड 1 और डिकोड 2। तो ये दोनों भी इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगी। डिकोड होने के बाद ये फाइंड आउट करेगी कि दोनों इंस्ट्रक्शन पेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। पेयर हो सकता है यानी दोनों इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो ये नेक्स्ट स्टेज में जाता है एग्जीक्यूट स्टेज में। तो एग्जीक्यूट स्टेज में ये दोनों इंस्ट्रक्शन जाएगी डिफरेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में और यहाँ पे ये साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होगी।
और उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो राइट बैक यानी क्या, तो इसका जो रिजल्ट है वो रजिस्टर में जो भी है स्टोर हो जाएगा। तो यू पाइप जो है, जैसे कि मैंने अभी बताया, यू पाइप क्या है यहाँ पे, यू पाइप, तो यू पाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल इंटीजर एज वेल एज फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस। तो यू पाइप ये एग्जीक्यूटिंग सारी के सारे इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है। और वी पाइप क्या करता है, तो सिंपल, कुछ सिंपल इंटीजर और सम, सारी नहीं, कुछ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह से ये बिहेव करता है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल रॉम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है कंट्रोल रॉम। कंट्रोल रॉम का क्या काम है, तो कंट्रोल रॉम प्रोवाइड्स कंट्रोलिंग ऑपरेशंस ऑफ पेंटियम, यानी पेंटियम प्रोसेसर के ये सारे जो कंट्रोल ऑपरेशंस है, यू पाइप का कंट्रोल है, वी पाइप का कंट्रोल है, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल रॉम कर रहा है। कैसे करेगा कंट्रोल रॉम, क्योंकि उसमें माइक्रो कोड होता है। माइक्रो कोड क्या है कि एक वेरी लो लेवल इंस्ट्रक्शन सेट है जो ऑलरेडी रोम में स्टोर्ड है, और वो कोड का काम ही है सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल रोम डायरेक्टली कंट्रोल्स यू पाइप एंड वी पाइप। तो कंट्रोल रोम क्या है, उसमें माइक्रो कोड होता है, और माइक्रो कोड किस लिए होता है, तो यू पाइप और वी पाइप के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है कोड कैशे एंड डेटा कैशे। अब कोड कैशे आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज कनेक्टेड विथ प्रीपेज बफर। प्रीपेज बफर को ये कनेक्टेड है। इसका जो साइज है, बस साइज आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 256 बिट्स, यानी ये यहाँ से यहाँ पे 256 बिट्स एक साथ आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्रॉम कोड कैशे टू प्रीपेज बफर। 256 बिट्स यानी कितना हुआ, तो 32 बाइट्स एक साथ। 32 bytes of code can be buffered in one clock cycle। एक साइकिल में यहाँ से यहाँ पे 32 bytes आप ट्रांसफर कर सकते हो। और प्रीफेज बफर का साइज भी कितना होता है, तो 32 bytes ही होता है। The data cache has two ports। डेटा कैशे पर दो पोर्ट्स होते हैं that are used to simultaneously deal with two data references। अब कोड कैशे और डेटा कैशे का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे एक प्रोसेसर है, यहाँ पे एक मेन मेमोरी होती है जिसको कि हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, और यहाँ पे होता है कैशे मेमोरी। तो जब भी हम इंस्ट्रक्शंस, कोई भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा इस प्रोसेसर को फ्रिक्वेंटली चाहिए होता है, बार बार चाहिए होता है, तो ये अपने आप कैशे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। यानी ये प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी कैशे मेमोरी में डालती है, और कैशे मेमोरी से जाता है ये प्रोसेसर में। तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो मेन मेमोरी जो है वो डिवाइड होती है इन डिफरेंट ब्लॉक्स। आप देख सकते हो ब्लॉक ऑफ डेटा, यानी एंटायर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, और उसको नाम दे देते हैं ब्लॉक 0, ब्लॉक 1 एंड सो ऑन लाइक दिस। और कैशे मेमोरी कैसे ऑर्गेनाइज होती है, तो कैशे मेमोरी इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। हर एक लाइन का साइज क्या है, तो 32 बाइट का हर एक लाइन है, यानी एक लाइन में 32 बाइट स्टोर हो सकता है। और जब हम दो लाइंस को कंबाइन करते हैं तो उसको बोला जाता है सेट। तो ये लाइन 0 लाइन 1 कंबाइन की तो हो गया सेट 0, 2 और 3 कंबाइन की तो हो गया सेट 1 एंड सो ऑन। तो ये है कोड कैशे और डेटा कैशे। और कैशे मेमोरी जो अरेंज होती है हमेशा लाइंस, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस होती है। लाइन्स आर ग्रुप्ड इनटू पावर्स ऑफ 2, यानी पावर्स ऑफ 2 में ही होगी, यानी 2 का ग्रुप होगा या 4 का होगा या 8 का होगा या 16 लाइंस का ग्रुप होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस का ग्रुप बनाया है। Here 2 lines are grouped together to form single set। अब यहाँ पे सेट 0 इज डेडिकेटेडली, और इसको असाइन किया जाता है डेडिकेटेडली कि सेट 0 में यहीं से ब्लॉक आएगा, यानी ब्लॉक 0, ब्लॉक 256, ब्लॉक 512 और ब्लॉक 768, यही डेटा सिर्फ लाइन 0 और लाइन 1 में या सेट 0 में स्टोर होगा। ब्लॉक 1 यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। तो ब्लॉक 1 करना है तो ब्लॉक 1, 257 या 513 सेट 1 में होगा एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसको डेडिकेटेडली असाइन किया जाता है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन कोड कैशे और डेटा कैशे का। द कैश इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स, जिसको कि बोला जाता है सेट, जैसे ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ईच कैश हैज 128 सेट्स। तो हर एक कैश मेमोरी में ऐसे 128 सेट्स होते हैं, और हर एक सेट कितने लाइंस का बना है, तो 2 लाइंस का बना है।
और हर एक लाइन का साइज क्या है, तो 32 बिट वाइड है, यानी हर एक लाइन में 32 बाइट स्टोर कर सकते हैं, और ऐसे दो लाइंस मिला के एक सेट बन गया है। और इस तरह से ये कोड कैशे पेंटियम के कोड कैशे और डेटा कैश में 128 सेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट ब्लॉक है एपीआईसी। एपीआईसी स्टैंड्स फॉर एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। अब इंटरप्ट कंट्रोलर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 8086 में। क्या होता है कि ये इंटरप्ट जो अदर डिवाइसेस है, अगर कोई भी डिवाइस को अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो वो 86 को क्या करता है, ये प्रोसेसर्स को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, और इसको बोलते हैं इंटरप्ट। तो इंटरप्ट कॉन्सेप्ट हमें पता है, और उसके लिए हमने एक इंटरप्ट कंट्रोलर भी पढ़ा है, दैट इज 8259। तो इसमें जो है पेंटियम प्रोसेसर में ये जो इंटरप्ट कंट्रोलर है, एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, ये इनबिल्ट है, यानी इनसाइड ही है। और अगर फिर भी हमें उसकी इंटरप्टिंग कैपेसिटी यानी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, इंटरप्टिंग डिवाइसेस कनेक्ट करना है, तो हम इस एपीआईसी को जो 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है उसको कनेक्ट करके उसकी कैपेसिटी एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एपीआईसी है जो कि इनबिल्ट है, ये कंपैटिबल है 8259 से। तो ये है एडवांस प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच इज इनबिल्ट इन पेंटियम प्रोसेसर। Here we have discussed the basic Pentium processor model। ये जो आर्किटेक्चर है इसमें हमने एक बेसिक Pentium मॉडल का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया है, लर्न किया है। लेकिन इंटेल ने और भी मल्टीपल एडवांस प्रोसेसर्स रिलीज किए हैं आफ्टर पेंटियम। तो वो थे पेंटियम प्रो, उसके बाद आया पेंटियम 2, उसके बाद आया पेंटियम 3, और उसके बाद आया पेंटियम 4 प्रोसेसर्स। So I hope you understood the architecture of Pentium processor. I tried my best to explain. Still, if you have any doubt, you can always ask in the comment section. Thank you very much. Thanks for watching.